दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। महतारी वंदन योजना की 11वीं किस्त का भुगतान किया जा चुका है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा महतारी वंदन योजना की 11वीं किस्त की राशि जारी कर दी गई है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की पात्र माताओं एवं बहनों को 9 वर्ष पर लगभग 70 लाख माताओं और बहनों को महतारी वंदन योजना की 1,000 रुपए की राशि जो है उनके सहायता राशि राज्य शासन द्वारा महिलाओं के बैंक खाते में 1 जनवरी को अंतरित कर दी गई है और इस योजना में मार्च 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक हितग्राही महिलाओं को 11 मासिक किस्तों के रूप में 7,181 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि अब तक दी जा चुकी है। सीमेंट कंपनियों की मनमानी ने मकान बनाने का खर्च बढ़ा दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनियों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है, जहां बिना किसी ठोस कारण के कंपनियों ने बीते दिन प्रति बोरी कीमत 10 से लेकर 15 रुपए तक बढ़ा दी है। कंपनियों की ओर से इस संबंध में सभी डीलरों और सप्लायरों को एक SMS भी भेजा गया है। कीमत में बढ़ोतरी के बाद थोक में सीमेंट 280 से 290 रुपए और चिल्हर में 300 से लेकर 320 रुपए प्रति बोरी पर मिल रहा है। कीमत बढ़ने के बाद से लोगों की मकान बढ़ाने का खर्चा भी बढ़ चुका है। सप्लायरों का कहना है कि फैक्ट्री से ही सीमेंट महंगा मिल रहा है और ऐसे में कम कीमत में कैसे बेच सकते हैं। बाजार में 3 जनवरी को कम से कम 60 बोरी सीमेंट लेने पर सप्लायरों ने प्रति बोरी की कीमत 300 से लेकर 320 रुपए तक वसूल किए हैं। चिल्हर में यानी 1 से लेकर 5 बोरी लेने पर 320 रुपए से भी ज्यादा वसूले जा रहे हैं, क्योंकि हर बोरी में लोडिंग और अनलोडिंग चार्ज भी जोड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजरी कार्यवाही देखने को मिला, जहां जर्नलिस्ट मुकेश मर्डर केस में ये कार्यवाही देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में अब प्रशासन ने एक्शन लिया है, जहां मुख्य आरोपी चंद्राकर के अवैध कब्जे और प्लांट पर बुलडोजरी कार्यवाही करी गई। बुलडोजर की कार्यवाही कर आरोपी के अवैध संपत्ति को जमींदोज किया गया और बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस फोर्स की भी मौजूदगी है। बता दें कि लापता पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव 2 जनवरी को मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर के बाड़े में सेप्टिक टैंक के अंदर मिला था और पूरे मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं मुख्य आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। वहीं अब बात करें तो पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इनमें मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर के अलावा रितेश चंद्राकर और दिनेश चंद्राकर भी शामिल है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की खबर से स्तब्ध प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ समयबद्ध कार्यवाही की मांग की है। इसके अलावा अंतिम संस्कार से पहले पत्रकारों ने अपनी मांग को लेकर अड़े रहे, जहां पर एक प्रदर्शन भी देखने को मिला, जहां पत्रकार मुकेश चंद्राकर के अंतिम यात्रा में वन मंत्री केदार कश्यप, बस्तर सांसद महेश कश्यप और कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी समेत प्रदेश भर के पत्रकार सम्मिलित हुए। छत्तीसगढ़ के कोरबा से बड़ी खबर, जहां 25 फीट गहरी खाई में एक कार गिर गई, जहां 2 कर्मचारियों की मौके पर ही जान चली गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर 25 फीट गहरी खाई में गिर गई, जहां हादसे में 2 ACCL कर्मचारियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 2 लोगों के हालात बेहद गंभीर है। हादसे में कार के पूरी तरह परकच्चे उड़ गए और घटना बागो थाना क्षेत्र के मोरगा चौकी की है। जानकारी के मुताबिक मरने वालों की पहचान गणेश प्रजापति और रुद्रेश्वर गौड़ के रूप में हुई है। हादसे के दौरान कार के नीचे ये दब गए थे, जहां गणेश कुसमुंडा ACCL में CPL विभाग में काम करता था, तो वहीं रुद्रेश्वर केवल विभाग में पदस्थ था। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड की वापसी हो चुकी है, जहां शीतलहर की चपेट में पूरा सरगुजा इन दिनों दिखाई दे रहा है। 5 डिग्री सेल्सियस के साथ बलरामपुर सबसे ठंडा स्थान रहा, तो वहीं मैनपाट में घना कोहरा छाया हुआ है, जबकि रायपुर में मौसम अभी फिलहाल साफ है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। कई जिलों में रात का तापमान सामान्य से कम है, तो वहीं सरगुजा संभाग शीतलहर की चपेट में है। बलरामपुर सबसे ठंडा स्थान रहा, जहाँ मैनपाट में घना कोहरा छाया रहा। रात का तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जबकि मैदानी इलाकों में दुर्ग में रात का तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम रहा। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में आने वाले 24 घंटे तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है और उसके बाद एक बार फिर से रात के तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री तक की गिरावट और साथ ही मामूली बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। पिछले 2 से 3 दिन सर्दी पड़ने के बाद अब एक बार फिर 1 से 2 दिन ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। इसके अलावा उत्तरी इलाके में शीतलहर जैसे हालात अभी बन रहे हैं। वहीं रायपुर की अगर मौसम की बात करें तो यहाँ भी तापमान अभी सामान्य बना हुआ है।
लेट लतीफ़ी लगातार छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ खिलवाड़ के तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार करती नजर आ रही है, जहां मत्स्य निरीक्षक की भर्ती परीक्षा 11 माह में भी नहीं हो पाई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के लैब अटेंडेंट के लिए भी लंबा इंतजार छत्तीसगढ़ी युवाओं को करना पड़ रहा है। मत्स्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए युवाओं को अभी और इंतजार करना होगा। पिछले साल जनवरी और फरवरी में आवेदन मंगाए गए थे, यानी साल भर बीत जाने के बाद भी अब 70 पदों के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने आवेदन किया था और अब साल भर बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इसकी परीक्षा नहीं हो पाई है। 29 सितंबर 2024 को ये परीक्षा होने वाली थी, जिसे विभिन्न कारणों की वजह से स्थगित किया गया। इसके बाद से परीक्षा की नई तारीखें घोषित नहीं की गई हैं और इसी तरह लैब अटेंडेंट की परीक्षा के लिए भी युवाओं को इंतजार करना पड़ रहा है। उच्च शिक्षा विभाग से ये वैकेंसी अक्टूबर 2023 में निकली थी और इसकी परीक्षा भी व्यापमं से ही होगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग से प्रस्ताव मिला है, जहां 880 पदों के लिए भर्ती परीक्षा के लिए तारीख के लिए 7 लाख से अधिक फॉर्म मिले थे और परीक्षा में देरी होने की वजह से युवाओं में नाराजगी है। इनका कहना है कि 1 साल पहले जिसकी वैकेंसी निकली उसके लिए भी अब तक परीक्षा नहीं हो पाई और ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में अभी और देरी होगी। भर्ती नहीं होने की वजह से आउटसोर्सिंग के लैब अटेंडेंट की भर्ती होगी। हालांकि ये नियमित नहीं है, इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग से तैयारी की जा रही है और इसी तरह कुछ अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी युवा काफ़ी लंबे इंतजार में हैं। जहां टेक्नीशियन की भर्ती भी अभी तक नहीं परीक्षा हो गई है, लेकिन रिजल्ट अब तक जारी नहीं हो पाया है। तो वहीं आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 500 रुपये यहाँ राज्य सेवा परीक्षा 2024 के लिए देना होगा। सरगुजा से 5 दिन की फ्लाइट का शेड्यूल जारी हुआ है। एयरलाइंस कंपनी की फ्लाईबिग ने DGCA को प्रस्ताव भेजा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के दरिमा एयरपोर्ट से जुड़े रायपुर और बिलासपुर के लिए अब सप्ताह में 5 दिनों की फ्लाइट मिलने वाली है। हालांकि अभी ये प्रोसेस में है। इसके लिए फ्लाईबिग ने अपना शेड्यूल DGCA को शेड्यूल के रूप में भेजा है। फिलहाल हवाई सेवा 3 दिन के लिए उपलब्ध है। वहीं सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि फ्लाइट की टिकटों की बढ़ी दर को कम करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से चर्चा करी जाएगी। हवाई सेवा का संचालन करने वाली कंपनी फ्लाईबिग ने रविवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन फ्लाइट का संचालन करने का शेड्यूल दिया था। हालांकि दरिमा एयरपोर्ट प्रबंधन ने कर्मचारियों की कमी के चलते इस पर सहमति नहीं जताई और अब इसके बाद 5 दिन यानी सरगुजा तक फ्लाइट के संचालन पर सहमति बन चुकी है और अब रविवार और सोमवार को छोड़कर 5 दिन फ्लाइट का संचालन होगा। फिलहाल ये शेड्यूल प्रोसेस में है। स्वीकृति मिलते ही फ्लाईबिग इसकी बुकिंग शुरू कर देगी और दरिमा एयरपोर्ट पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। मंत्रिमंडल विस्तार पर केंद्रीय राज्य मंत्री का संकेत देखने को मिल रहा है, जहां तोखन साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मंत्रियों का शानदार परफॉर्मेंस रहा है, जहां MLA पर अबर अग्रवाल को जल्द ही जगह मिल सकती है। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बिलासपुर में बड़े बयान दे गए, जहां उन्होंने संकेत दिया कि बिलासपुर से अमर अग्रवाल को ही मंत्री बनाया जाएगा। तोखन साहू ने कहा कि प्रदेश में मंत्रिमंडल का शानदार परफॉर्मेंस है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सभी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू समाज के आराध्य देवी पर डाक टिकट जारी करने के फैसले को इन्होंने ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने बिलासपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए देश भर के समाज के लोगों ने भक्त माता कर्मा के नाम पर डाक टिकट जारी करने की मांग की थी, जिस पर उन्होंने PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और 15 दिन के भीतर ही डाक टिकट जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन और सत्ता में कोई खींचतान नहीं है। अपने कार्यकाल में CM साय जनता के भरोसे पर खरा उतरे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। कांग्रेस की बस्तर न्याय यात्रा शुरुआत हो चुकी है, जिस पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए नगरनार से लेकर जगदलपुर तक पैदल मार्च दीपक बैच करने वाले हैं। बस्तर के कोपागुड़ा से प्रस्तावित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बनाना रद्द कर दिया गया है और इसके विरोध में छत्तीसगढ़ के PCC चीफ दीपक बैच बस्तर न्याय यात्रा पर निकल चुके हैं। नगरनार से जगदलपुर तक लगभग 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा चलकर दीपक बैच सरकार से अस्पताल का प्रोजेक्ट शुरू करने की मांग करेंगे। इसमें 1 दिवसीय पदयात्रा को लेकर PCC चीफ दीपक बैच ने कहा कि कांग्रेस सरकार में अस्पताल के लिए जमीन आवंटित हुआ। बस्तर में प्रस्तावित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना था। बीजेपी सरकार नहीं चाहती बस्तर में अच्छा अस्पताल बने। अस्पताल और जमीन आवंटन को निरस्त किया गया। जिस तरह से बस्तर नगरनार स्टील प्लांट में वहां के ग्रामीणों ने अपनी जमीन दी, जिसके बाद नगरनार प्लांट बना और वहां भी उत्पादन शुरू हुआ है। दीपक बैच ने कहा कि जब भी कोई कंपनी जमीन अधिग्रहण करती है और DPR तैयार करती है, तब शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था वहां के प्रभावित लोगों के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
महापौर आरक्षण को लेकर रायपुर, बिलासपुर समेत 8 नगरों में लॉटरी से तो वहीं 4 में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन तय हुआ है। रायपुर समेत प्रदेश के 10 नगर निगमों में होने वाले चुनाव के लिए प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में महापौर की सीट का आरक्षण 7 जनवरी को होगा। रायगढ़ और रिसाली अनुसूचित जाति तथा अंबिकापुर अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर इस वर्ग के लिए आरक्षित है। शेष 11 नगर निगमों में 3 कोरबा, राजनांदगांव और धमतरी में अभी ओबीसी वर्ग का महापौर है। इस वजह से इन्हें ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए होने वाली लॉटरी में शामिल नहीं किया जाएगा। शेष 8 नगर निगमों में ओबीसी वर्ग के लिए लॉटरी के 4 सीटें तय करी जाएंगी। सबसे खास बात यह है कि पिछले 3 चुनाव से लगातार अनारक्षित रही रायपुर सीट इस बार भी अनारक्षित निकलने के चांसेस बन रहे हैं। ये भाग्य तय करेगा, क्योंकि लॉटरी में जिस निगम के नाम की पर्ची निकलेगी वह ओबीसी सीट होगी और शेष अनारक्षित होगा। छत्तीसगढ़ के मेकाहारा से बच्चा चोरी होने की खबर सामने आई, जहां एक दिन पहले ही जन्मे बच्चे को लेकर 2 महिलाएं रेलवे स्टेशन में भागती हुई पकड़ी गई हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में बच्चा चोरी का मामला सामने आया है, जहां नवजात शिशु वार्ड से एक महिला बच्चे को लेकर भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रही है। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। इस दौरान पुलिस ने आरोपी 2 महिलाओं को रायपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से बच्चे को सकुशल बरामद किया गया और मामला मौदहापारा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी दोनों महिला का नाम पायल साहू, रानी साहू है। दोनों महिलाएं बच्चे को चोरी कर रायपुर रेलवे स्टेशन से बिलासपुर फरार होने के फिराक में थे, जबकि पुलिस की सजगता से इन नवजात बच्चों को कुशल बरामद किया गया है। कवासी लखमा ने कहा कि घोटाला हुआ, ये मैं नहीं कबूल रहा। कहा, मैंने भी ईडी अफसरों से सवाल पूछा कि शराब कंपनियों पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा बीते दिन ईडी की हिरासत में रहे। तकरीबन 8 घंटे तक इनसे पूछताछ करी गई। ईडी दफ्तर से निकलने के बाद लखमा ने कहा कि अफसरों ने चाय नाश्ता पूछा तो मैं चाय नहीं पीता हूँ कहकर इनकार कर दिया। दफ्तर में ढेबर और त्रिपाठी के रोल से जुड़े भी सवाल किए गए, जहाँ लखमा ने कहा कि मैं ईडी के अधिकारी से छोटा सा सवाल पूछा हूं, घोटाला हुआ ये तो मुझे नहीं पता। मैं घोटाला हुआ कबूल नहीं कर रहा हूं, लेकिन ईडी जांच कर रही है। कुछ अधिकारी अंदर हैं, 2 नंबर की शराब बिक्री बोल रहे हैं, तो क्या अधिकारी के घर में शराब बनती थी। लखमा ने कहा कि शराब बनने वाली 3 कंपनियां थी, उनके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं हुई। दारू बनाने वाले लोगों के खिलाफ जांच करिए। साथ ही बताया कि ईडी के अफसरों ने रुपए के लेन देन, संपत्ति, शराब खरीदी को लेकर होने वाली विभागीय मीटिंग के बारे में भी सवाल किए। जेपी सीमेंट की संपत्ति कुर्क जो है भिलाई निगम करने वाला है, जहां पर 7 करोड़ 82 लाख की संपत्ति कर जमा नहीं करने पर वारंट जारी हुआ है। दरअसल भिलाई निगम के सेक्टर 4 में संचालित जेपी सीमेंट की संपत्ति यहां भिलाई निगम कुर्क करने वाला है और इस मामले में निगम ने जेपी सीमेंट लिमिटेड के खिलाफ जब्ती का वारंट भी जारी किया है, जिसमें लिखा है कि जेपी सीमेंट लिमिटेड सेक्टर 4 का बकाया संपत्ति कर 7 करोड़ 82 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया। जहां भिलाई निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने बताया कि छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत जेपी सीमेंट लिमिटेड को मांग पत्र जारी किया गया था और इसके तहत उन्हें 30 दिन के भीतर संपत्ति कर जमा करना था, लेकिन उन्होंने समय पर संपत्ति कर नहीं जमा किया। इस कारण से उन्हें संपत्ति कुर्क करने का नोटिस जारी किया गया है। रायपुर पहुंचे डायरेक्टर प्रकाश झा ने सीएम साय से मुलाकात करी। दरअसल देश के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता डायरेक्टर प्रकाश झा छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं, जहां बीते दिन उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से निवास पहुंच करके सीएम निवास पहुंचकर मुलाकात करी और इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने डायरेक्टर प्रकाश झा का शाल और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत और अभिनंदन किया। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में हिंदी फिल्मों के निर्माण और फिल्म उद्योग के विकास की संभावनाओं के संबंध में चर्चा करी, जहाँ प्रकाश झा ने कहा कि छत्तीसगढ़ पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा सकता है। मुलाकात के दौरान सीएम साय ने कहा कि प्रकाश झा उन दिग्गज फिल्मकारों में से एक है जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए सामाजिक मुद्दों को पर्दों पर बहुत बखूबी उतारते हैं।